अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। आज का जो हमारा लेक्चर्स है वो बेसिकली चैप्टर नंबर 1 जो हमने लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया था उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं कि बोर्ड के कवानीन के मुताबिक हमारे इस चैप्टर नंबर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस शामिल होते हैं जो थ्योरी में से भी हो सकते हैं, एक्सरसाइज में से हो सकते हैं, और इसमें से 3 से लेकर 4 MCQs होते हैं। यानी कि जो चैप्टर्स है इसमें से तकरीबन आपके पास 11 या 12 नंबर का पेपर का हिस्सा शामिल होता है। इस चैप्टर्स में ज़्यादा चूँकि कंसेप्चुअल स्टडी है तो हम उसी तरफ तवज्जो देंगे। हाँ, इसके न्यूमेरिकल जो हैं वो हमारी एक्सरसाइज में शामिल तो हैं मगर पेपर के अंदर वो नहीं आते, आमतौर पर उनको छोड़ दिया जाता है। अब इस वक्त हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन आप अपनी बुक पे देखेंगे, बुक का पेज नंबर है 20। उसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन लिखा गया कि नेम द सेवरल रिपीटेटिव फिनोमिना अकरिंग इन द नेचर विच कुड सर्व एज द रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। तो आप उन फिनोमिना का जिक्र करें जो कुदरती तौर पे मौजूद हैं जिनको हम लोग एज ए टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए ज़रा देखिएगा कि ये कौन सा ऐसा फिनोमिना होगा जिसको हम टाइम के तौर पे यानी घड़ी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइम की पैमाइश के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम गौर करेंगे द फिनोमिना विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए सर्टेन टाइम। ऐसा फिनोमिना जो अपने आप को एक मखसूस वक्त के बाद रिपीट करता है, वही अमल को दोहराता है, उसको हम लोग एज ए टाइम स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे। पहली बात तो ये होगी। अब इसमें कौन से हो सकते हैं? नंबर 1 देखें, रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। ये जो चांद है ये ज़मीन के गिर्द रोटेट कर रहा है, इसकी जो रोटेशंस होती है उससे एक रेगुलर टाइम पैदा होता है और ये अपने मखसूस टाइम को, जिसको आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि लनर मंथ, इसको कमरी महीना कहा जाता है, जैसे रबीउल अव्वल है, रबीउल सानी वगैरह, जमादिउल अव्वल, ये सारे मंथ इस अमल से पैदा होते हैं। इसके बाद रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ज़मीन का अपने महवर के ऊपर स्पिन करना, क्या करना? स्पिन, जिससे ये 24 दिन और रात पैदा होते हैं। ये देखिए रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ज़मीन का सूरज के गिर्द ऑर्बिट में घूमना, ऐसे, यानी अगर यहाँ सूरज है तो ये उसके गिर्द ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ये जो अमल होगा इससे हमारा एक 1 ईयर का अरसा या टाइम पैदा होगा, हम टाइम की पैमाइश वहाँ कर सकते हैं। चेंज द शेडो इन डे टाइम्स, दिन के वक़ात में हमारे बुजुर्ग पहले जब घड़ियाँ नहीं होती थीं तो वो शेडो को देख के ये बता देते थे कि ये ज़ोहर का वक्त हो गया है या असर का वक्त हो गया है। यानी साए के बढ़ने या कम होने के साथ दिन के बाद टाइम का तजुर्बा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था कि इनके ज़रिए हम टाइम को क्या कर सकते हैं, मुहैया कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये कहता है कि अगर हम गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज़ द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज़ द टाइम स्टैंडर्ड। अगर हम लोग सिंपल पेंडुलम को एज ए टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल करना चाहें तो उसमें क्या ड्रॉबैक्स है, क्या खामियां हैं? तो ज़रा देखिएगा, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड या टाइम का फार्मूला T = 2πL/g। नाउ दिस टाइम डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड डिपेंड्स अपॉन क्या है? ग्रेविटी। तो जो लेंथ है और ग्रेविटी है, अगर ये नहीं वेरी करें तो हमारा टाइम कांस्टेंट रहेगा, और अगर ये वेरी कर जाए तो हमारा टाइम क्या करेगा? वेरी करेगा। इससे सही टाइम की पैमाइश नहीं होगी। आए हम देखते हैं कि क्या ग्रेविटी और लेंथ एक जैसे रह सकते हैं? तो जवाब मिला नहीं। ग्रेविटी वेरीज विद आल्टीट्यूड। ये जो जी की कीमत 9.8 है, ये सी लेवल यानी कराची के ऊपर है। जैसे कराची से हम अपने चौगाज़म की तरफ या आगे मरी की तरफ बढ़ते जाएंगे तो जैसे जैसे हाइट की अल्टीट्यूड हमारा बढ़ता जाएगा, हाइट बढ़ती जाएगी, जी कम होता जाएगा। जब जी कम होता जाएगा टाइम की कीमत कहीं ज़्यादा होगी और कहीं क्या होगी? कम होगी। इसी तरीके से दूसरा ड्रॉबैक्स या दूसरी खामी ये है कि जो लेंथ है वो वेरी करती है विद टेम्परेचर। जैसे समर और विंटर का टेम्परेचर फौरी तौर पर बड़ा चेंज आता है तो लेंथ वेरी कर जाती है। जब लेंथ वेरी करेगी टाइम वेरी कर देगा। तो अगर हम टाइम पीरियड को एज ए सिंपल पेंडुलम वाले टाइम पीरियड को घड़ी के तौर पे यूज़ करना चाहें तो उसमें 2 बड़ी खामियां हैं कि एक तो वो टेम्परेचर के साथ बदल जाएगा और दूसरा वो हाइट के साथ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम अगर बुक को देखते हैं तो बुक के ऊपर जो क्वेश्चन मौजूद है वो कुछ यूँ है कि वाई डू वी यूज़ द यूज़फुल 2 यूनिट्स ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल एंड किलोग्राम। वो कहता है कि हम जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट देखते हैं तो 2 लिखी होती हैं, किलोग्राम भी लिखी हुई है, मोल भी। इन दोनों का क्या इस्तेमाल है, क्या डिफरेंस है? बड़ा शॉर्ट से हम जाते हैं कि मोल बेसिकली उस जगह पे यूज़ की जाती है जहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी एटम्स को स्टडी करना हो, जबकि किलोग्राम उस जगह यूज़ की जाती है जहाँ अमाउंट ऑफ मैटर देखनी है। इट मीन यहाँ बड़े लेवल के ऊपर बात है, ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर बात है, और ये किसके ऊपर है? स्मॉल स्केल के ऊपर। जैसे हम गैसेस एटम्स वगैरह को स्टडी करते हैं, ये माइक्रो लेवल का है और ये मैक्रो लेवल का है। ये MICRO मैक्रो मीन स्मॉल, MACR मीन मैक्रो मीन लार्ज।
तो ये लार्ज स्केल के ऊपर यूनिट यूज़ करनी हो तो किलोग्राम, स्मॉल स्केल पे यूज़ करनी हो तो कौन सी इस्तेमाल करेंगे? मोल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा आता है? 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ज़रा देखिएगा, एक स्टेटमेंट दी गई है जो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि 3 स्टूडेंट्स हैं, वी मेजर द लेंथ ऑफ द नीडल्स विद ए स्केल विद द मिनिमम डिवीजन्स इज 1 मिलीमीटर, इट मीन लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, विच रिकॉर्डेड द 3 रिजल्ट्स। पहला रिजल्ट है 0.2145 मीटर, दूसरा है 0.21 मीटर, तीसरा है 0.214 मीटर। बताना ये है कि इन तीनों में से किस स्टूडेंट्स का आंसर जो है वो दुरुस्त है। ज़रा देखिएगा, यहाँ हमारे पास लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, 3 स्टूडेंट्स के आंसर हैं इतना, इतना और इतना। गौर से देखिएगा तो इसमें फिगर सेम है मगर तादाद फ़र्क है, इसमें 4 फिगर हैं, इसमें 2 फिगर हैं, इसमें 3 फिगर हैं। इट मीन ये सवाल कहीं ना कहीं फिगर से मुतल्लिक है। सो इन दोनों को हम कैसे हल करेंगे? तो हल करने का तरीका समझिएगा कि बेटा लीस्ट काउंट है मिलीमीटर में, जबकि रिजल्ट किस में है? मीटर में। तो इन दोनों के दरमियान हमने कंपेरिजन करना है। कंपेरिजन ये है कि हम लोग इस मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? मीटर में। तो क्या करेंगे? हम 1 को 1000 से डिवाइड करेंगे। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये रिज़ल्ट हो जाएगा 0.001 मीटर। अब देखें, हमारा जो लीस्ट काउंट है वो अप टू 3 डेसिमल चला गया है। ठीक, तो अब रिज़ल्ट को कंपेयर करते हैं। ये रिज़ल्ट है इशारे के बाद अप टू 4 डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, डेसिमल के यानी इशारे के बाद 2 डिजिट है, इशारे के बाद 3 डिजिट है। तो हमारा जो कि लीस्ट काउंट अप टू 3 है, 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ 3 वाला दुरुस्त होगा। तो इसमें कितने हैं? 4, ये दुरुस्त नहीं है। इसमें 2, ये दुरुस्त नहीं है। इसमें पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 5, ज़रा इसकी स्टेटमेंट देखिएगा। बुक ऊपर स्टेटमेंट है, एन ओल्ड थिंग इज़ दैट ए चेन इज़ वीक एज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज द वीकेस्ट लिंक। वट अनलॉग स्टेटमेंट्स कैन यू रिकॉर्डिंग विद एक्सपेरिमेंटल डाटा यूज्ड इन द रिजल्ट्स। सवाल ये पूछा गया है कि पुराने ज़माने की कहावत है कि एक जंजीर उतना ही मजबूत होता है जितनी उसकी एक वीकेस्ट लिंक यानी कमज़ोर कुंडी होती है। तो इसी चीज़ को मुमासलत के साथ हम बयान करें कि हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर इसका क्या किरदार है। तो मैं थोड़ा सा पहले इस कहावत को थोड़ा समझा दूँ कि बेटा अगर हमारे पास एक जंजीर है जो बड़ा मजबूत है, लेकिन उसके अंदर जो है एक कुंडी बड़ी कमज़ोर है, इस पूरे जंजीर को अगर हम खींच के तोड़ना चाहें तो फ़र्ज़ करें ये 10 न्यूटन की फोर्स से टूटेगा, मगर इसमें ये कुंडी मौजूद है जो बड़ी कमज़ोर है, जो जस्ट 2 न्यूटन से टूट जाएगी। तो अब इस पूरे जंजीर की जो पावर है वो 10 न्यूटन नहीं होगी, बल्कि कितनी होगी? 2 न्यूटन। और ये 2 न्यूटन बेसिकली किसके लिए यूज़ होगा? वीकेस्ट लिंक के लिए। तो जो इसकी कमज़ोरी है वही बुनियादी तौर पर इसकी क्या है? फाइनल ताकत है। एग्जैक्ट इसी तरीके से इस बात को मुमासरत के साथ हम अपने एक्सपेरिमेंटल डाटा में देखते हैं कि क्या किरदार है। तो एक्सपेरिमेंट जो हम करेंगे, जो से रिज़ल्ट हासिल करेंगे, उसके सही होने या उसके अंदर खामी होने का सारा इन्हिसार किस चीज़ के ऊपर होगा? तो ये देखेंगे, ए रिज़ल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा इज़ ओनली एज मच एक्यूरेट, यानी हमारा वो रिज़ल्ट उतना ही एक्यूरेट होगा। कैसे? एज इट द लीस्ट एक्यूरेट्स रीडिंग, यानी जो उसमें इंतहाई कम एक्यूरेट रीडिंग होगी उसी के बराबर ही उसमें क्या पाई जाएगी? वीकेस्ट लिंक पाया जाएगा। इट मीन्स, दूसरे लफ्ज़ों में को यूँ समझें कि हमारे पास एक आला है जिसका लीस्ट काउंट है 2। इसका मतलब वो 2 से नीचे कोई भी पैमाइश सही नहीं करेगा, तो ये उसकी खामी होगी, कमज़ोरी होगी। तो हम जितना भी अच्छा आंसर निकालेंगे, 2 से नीचे हमारे आंसर हमेशा गलत होंगे। हम एक आला ऐसा ले लेते हैं जिसका लीस्ट काउंट फ़र्ज़ करें 1 है, इसका मतलब उसकी गलती 1 है। तो अब इसमें ज़्यादातर आंसर दुरुस्त होंगे और कम आंसर गलत होंगे, जो 1 से क्या होंगे? कम होंगे। तो जैसे जैसे लीस्ट काउंट कम करते जाएंगे उतना हमारा रिजल्ट क्या होता जाएगा? बेहतर होता जाएगा। तो हमारा जो यहाँ वीकेस्ट लिंक है या हमारी जो कमज़ोरी है वो हमारे आले का क्या है? लीस्ट काउंट है। तो हमें अपने रिज़ल्ट को बेहतर बनाने के लिए अपने लीस्ट काउंट वाले डिवाइस को कौन से यूज़ करेंगे? जो सबसे स्मॉल हो उसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 की स्टेटमेंट के अंदर अगर आप बुक को देखेंगे तो बुक के अंदर एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें यह कहता है कि अगर हम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मेजर करते हैं स्टॉपवॉच से तो व्हाट टाइप ऑफ एरर आर पॉसिबल, यानी अगर हम स्टॉपवॉच की मदद से टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम मेजर करते हैं तो कितनी गलतियां हो सकती हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर, उसमें 2 ही एरर हो सकती हैं। कैसे हमें पता चला? पहली बात, उसमें हम इंसान को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बंदा काम कर रहा है। नंबर 2, उसमें हम वॉच को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एक इंस्ट्रूमेंट, एक डिवाइस है। तो जहाँ इंस्ट्रूमेंट आ जाता है
उसकी वजह से अगर एरर पैदा हो तो पॉसिबल एरर का नाम क्या होगा, सिस्टमेटिक एरर। और जहाँ बंदा कहीं इन्वॉल्व है, उसकी कोई निगलिजेंस है, उसका कोई इनएक्सपीरियंस आ गया, तो फिर ज़ाहिर है वो कौन सी एरर आ जाएगी, रैंडम एरर आएगी। तो पता चला कि इस किस्म की मेजरमेंट्स में दो किस्म की एरर हो सकती हैं, एक सिस्टमेटिक जो ड्यू टू वॉच हो सकती है, एंड दूसरी रैंडम जो ड्यू टू क्या होगा, पर्सन, यानी पर्सन की कोई निगलिजेंस वगैरह की वजह से हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास 7 के मुताबिक जो हमें इस वक्त डाटा दिया गया है या क्वेश्चन दिया गया है, ज़रा उसको एक नज़र देखिएगा। डज द डायमेंशन एनालिसिस गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। ये शायद कल डायमेंशन के लेक्चर में मैंने जिक्र किया था कि कोई भी फार्मूला जब हम डायमेंशन एनालिसिस हल करेंगे तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात उसमें जो डायमेंशंस के अंदर कांस्टेंट होते हैं उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो सवाल ये पूछा गया कि क्या किसी फार्मूले के अंदर मौजूद कांस्टेंट के बारे में हमारा डायमेंशन फार्मूला कोई इन्फॉर्मेशन देता है, तो सिंपल जवाब नो इन्फॉर्मेशन। यही उसका फेलुअर है, डायमेंशन फार्मूले का यही क्या है, फेलुअर है। डायमेंशंस हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास क्या है 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बेटा प्रेशर्स और डेंसिटी के हमने क्या मालूम करनी है, डायमेंशंस। मैंने कल भी आपको जिक्र किया था। पहले तो प्रेशर का फार्मूला देखें, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स किसके बराबर होता है, एम ए बट एरिया। मैस की डायमेंशन एम, एक्सेलरेशन की कल हमने पढ़ी थी एल टी माइनस 2, और एरिया होता है लेंथ मल्टीपल विड्थ यानी एल स्क्वायर। अब इसमें से एक एल फैक्टर को इसके स्क्वायर से क्या कर देते हैं, कैंसिल। तो अब हमारे पास एग्जैक्ट आंसर इसका क्या बनेगा, एम, ये क्या हो जाएगा एल माइनस 1, और T माइनस क्या होगा 2। इट इज़ द डायमेंशन फॉर क्या हो जाएगा, प्रेशर्स। तो हमने इसमें से एक एल को कैंसिल करके T की कीमत को हासिल कर लिया। ओके हो गया जी। अब नेक्स्ट आते हैं, ये है डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला मैस ओवर वॉल्यूम। मैस के लिए m, वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीपल विड्थ मल्टीपल हाइट, यानी तीनों L है तो L पावर क्या होगा 3। तो फार्मूला क्या फाइनल हुआ, m L की पावर क्या होगा -3। इट इज़ द डायमेंशन फॉर क्या होगा, डेंसिटी। तो ये था क्वेश्चन हमारा 8। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लैम्डा को हम डायमेंशन एल से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ वेलोसिटी को T-1 से, फ्रीक्वेंसी को कैसे T-1 से। हमने प्रूव ये करना है कि ये दो ए और बी में फार्मूले दी कौन सा दुरुस्त है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो कल हमने पढ़ा उसको अप्लाई करें। अब देखिए एफ की डायमेंशन क्या होगी, T-1। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। वी लैम्डा इस साइड को हम हल करने जा रहे हैं, तो v की डायमेंशन है L-T-1, लैम्डा की डायमेंशन क्या है L। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है L स्क्वायर T-1। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो दोनों के आंसर सेम नहीं है, इससे साबित हुआ कि ये फार्मूला करेक्ट नहीं है। अब आते हैं इस पे, F इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। F का फिर वही डायमेंशन क्या होगा, T-1। तो v ओवर लैम्डा को हल करें, v का है L-T-1, लैम्डा का क्या है L को L से कैंसिल करें, क्या आंसर आता है T-1। ये भी T-1 है, ये भी T-1 है, दोनों चूँकि आपस में सेम है इसीलिए ये फार्मूला क्या होगा, करेक्ट। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के मुताबिक इसको क्या करा दिया, दुरुस्त करा दिया। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज जो हमारी कंप्लीट हुई। अब इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर।